हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और अभी खबर आ रही है कि लॉकडाउन और आगे बढ़ सकता है, तो इस बात को सोच के खुश ना हो ना ही निराश हो, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम के लिए पर्याप्त समय मिल रहा है तो इसमें सभी बच्चे जमकर तैयारी कर रहे हैं। अगर आप समय बर्बाद कर रहे हैं तो आप मूर्ख हैं। तो कृपया इस विषय की ओर ध्यान दें। चलिए चलते हैं, आ गया है लेक्चर नंबर 5 अल्कोहल फिनॉल ईथर। स्टार्ट करते हैं। तो फिनॉल पढ़ रहे थे अपन, फिनॉल की प्रिपरेशन हम पढ़ चुके हैं और अब बारी है प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल की। ये किसकी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, या जिसको अपन कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। क्लियर? अब वैसे तो दो तरह से एनसीईआरटी में, तीसरी भी पढ़नी जरूरी है। पहली क्या है कि रिएक्शन ड्यू टू क्लैवेज ऑफ OH बॉन्ड। जब OH बॉन्ड, जैसे कि फिनॉल है ना, ये वाली, ये फिनॉल, अब यहाँ पे ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन है, तो या तो ये बॉन्ड टूटे तब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हम स्टडी करें, या फिर ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटे इसकी हम स्टडी करें, है ना। तो पहली कौन सी है? रिएक्शन ड्यू टू क्लैवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी कि ये वाली क्लैवेज होगी और फिनॉक्साइड आयन बनेगा। और सेकंड है रिएक्शन ड्यू टू क्लैवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, ये वाला OH ग्रुप जब हटेगा, इसकी प्रॉपर्टीज अपने को पढ़नी है। तीसरा है मिसलेनियस रिएक्शंस, ये जब आएंगे तभी समझ में आएगा। तो पहले देखते हैं रिएक्शन ड्यू टू क्लैवेज ऑफ OH बॉन्ड, जहां पे क्लैवेज होनी है OH बॉन्ड की। उससे पहले हम जान लेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ किनकी, किस हिसाब से हम चेक करेंगे। एक बार वीडियो पॉज करके आप ये एक आपके लिए प्रश्न है, क्वेश्चन है, आप इसको एक बार ट्राई जरूर कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में मिल सकता है। कर लिया? चले तो देखिए, मैंने आपको दो बातें बताई हैं, उन्हीं से ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज एसिडिटी एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिटी। ठीक है। अब इस समय कॉमन क्या है? बेंजीन है, बेंजीन 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 कॉमन, OH कॉमन, OH कॉमन, OH कॉमन, OH कॉमन, OH कॉमन। ठीक। अब है क्या कि ये तो है सीधा सीधा फिनॉल। अब इससे कंपेयर करनी है अपने को। अगर इससे मैं इसको कंपेयर करूं तो यहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है? एसिडिटी को घटाता है। तो ये जाहिर सी बात है कि फिनॉल से एसिडिटी इसकी कम होगी। ये चीज क्लियर है? अच्छा, यहां पर क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ गया, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करता है एसिडिटी को, तो इसके मुकाबले इसकी एसिडिटी और ज्यादा होगी। अगर और आगे देखें तो यहां पे दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं तो और ज्यादा होगी, और यहां पे तीन है, इसको तो आप जानते होंगे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। इसकी हमने प्रिपरेशन पढ़ी है कि हाँ भाई, पहले सल्फोनेशन करके जब नाइट्रेशन करवाना चाहिए तो अच्छी यील्ड में मिलेगा। तो ये इस केस में सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ पे कोई ग्रुप है ही नहीं, एब्सेंट है। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं जो इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा रही है, एसिडिटी को बढ़ा रही है। क्लियर? कोई दिक्कत? फिर चलते हैं एसाइलेशन पे। एसाइलेशन में अपन जानते हैं कि किससे रिएक्ट करवाना अपने को? COCl। हम एसाइलेशन में, चाहे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो चाहे नॉर्मल एसाइलेशन हो, हम एसाइल ग्रुप से ही रिएक्ट करवाते हैं। तो होना क्या है कि एसाइल ग्रुप इससे रिएक्ट करेगा और यहां से HCl बाहर, यहां पे HCl अपने को एलिमिनेट करना है, और ये बाकी बचा हुआ ग्रुप यहां पे जाके ऐड हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा ये RCOOR है ना, एस्टर फॉर्मेशन हो रही है। उससे अपने कोई मतलब नहीं है, अपने को खाली ध्यान रखना है कि एसाइलेशन में कैसे वो गो थ्रू करता है, HCl को बाहर निकाल रहा है। मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा। एसाइलेशन में ही एक नेम रिएक्शन और आती है कि अगर फिनॉल को बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्ट करवाएं और जो रिएक्शन होगी, आगे बनेगा प्रोडक्ट, उसको अपन एक नेम रिएक्शन से जानेंगे। ये बात मैंने पहले भी लिखवाई हुई है कि अगर एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप की जगह अगर हम बेंजोइल क्लोराइड को यूज करें तो उसको हम नाम देंगे स्कॉटन बाउमेन रिएक्शन। क्लियर? क्या रिएक्शन, रिएक्टेंट क्या है इसमें? फिनॉल विद बेंजोइल क्लोराइड, तो उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? स्कॉटन बाउमेन रिएक्शन।
अब बात प्रॉपर्टीज में रिएक्शन ड्यू टू क्लेवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कैसे कि अब यहां पे ये वाला ग्रुप टूटने की फिराक में है, यहां से टूटा तो PCl5 की प्रेजेंस में यहां से तो ये 1% प्रोडक्ट बनेगा और ये 99%, यानी कि मेजर प्रोडक्ट तो यही बनेगा। यहां से हमें दो बातें सीखने को मिल रही हैं कि एक तो यहां से अगर हम हेलो एरीन की प्रिपरेशन सीखना चाहें तो बहुत गलत होगा कि फिनॉल से अगर हम हेलो एरीन बनाना चाहें तो वो व्यर्थ है, क्योंकि 1% बन रहा है खाली और मेजर प्रोडक्ट फास्फोरस के साथ जा रहा है ना। अगर हम जिंक डस्ट से रिएक्शन करवा दें तो जिंक डस्ट से अपने को पता है क्या होगा, जिंक डस्ट से होगा क्या कि जिंक ऑक्साइड, या यहां पे नहीं, यहां लेता हूं कि जिंक ऑक्साइड तो बाहर निकल जाएगा और ये जो हाइड्रोजन बचा हुआ है ना, ये जब यहां से बॉन्ड टूटेगा तो ये इसी में समा जाएगा। भाई जब जहां से कोई बॉन्ड टूटता है तो उसको भी तो एक हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, तो ये हाइड्रोजन यहां आ गया है ना, तो ये क्या बन गया, बेंजीन। अगर हम अमाइन ग्रुप से रिएक्ट करवाएं फिनॉल को तो क्या होगा, वहां पे अपने को क्या मिलना है, एनिलीन। क्लियर, सबसे बेसिक प्रिपरेशन एनिलीन की क्या करना है, फिनॉल उठाओ अमोनिया से रिएक्ट करवा दो, वहां पे क्या मिल जाएगा, एनिलीन। कैसे कि यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे OH है, अब OH और NH3 तो यहां से H2O निकाल दो, NH2 जाके और इस ग्रुप पे जुड़ जाएगा, ये रहा, है ना। समझने वाली बात क्या है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। मान लो जैसे कि ये एसिड H+ देके क्या होगा, यहां पे आ जाएगा फिनॉक्साइड आयन। अब जब ये रोटेट करेगा ऑर्थो पे, पैरा पे, फिर अगेन ऑर्थो पे, तो क्या होगा कि जब ये रेजोनेंस शो करेगा तो यहां पे डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा और इस कारण ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाएगा। तो इसलिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की जो रिएक्टिविटी है बजाय ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लेवेज के थोड़ी सी कम होती है। रीजन क्या है, ड्यू टू डबल पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। क्लियर, चले आगे। ठीक, नेक्स्ट है मिसलेनियस रिएक्शंस। मिसलेनियस रिएक्शंस में सबसे पहला है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, ये अगेन हमने क्या उठा लिया, फिनॉल। अरे भैया फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो वही उठाएंगे। तो फिनॉल से हमने क्या किया, एक्वस ब्रोमीन को रिएक्ट करवाया और एक्वस ब्रोमीन क्या करेगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनाएगा, टूटेड। ठीक है, क्या बनाएगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि ऑर्थो पैरा और अगेन ऑर्थो पे। तो इसको बोल सकते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, हाँ बोल सकते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। अगर ब्रोमीन तो हो लेकिन कार्बन सल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, इसके प्रेजेंस में उसको मेजॉरिटी देखनी पड़ेगी, माइनॉरिटी देखनी पड़ेगी। क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो या तो ऑर्थो पे बनाएगा या पैरा पे बनाएगा, लेकिन ऑर्थो वाला बहुत कम चांसेस में स्टेबल होता है। या तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्ट कर रही हो तब वो स्टेबल हो सकता है, या ऑर्थो इफेक्ट हो तब स्टेबल हो सकता है ना। तो ऑर्थो वाला हमेशा लगभग 99% केस में माइनर आता है, क्योंकि यहां पे इन दोनों में रिपल्शन शुरू हो जाता है ना। और यहां पे रिपल्शन मिनिमम है तो ये मेजर प्रोडक्ट है, यानी कि पैरा ब्रोमोफिनॉल इज द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर, नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का भी कुछ ऐसा ही खेल है। पहले हमने क्या लिया, फिनॉल, अरे भैया फिनॉल, तो डाइल्यूट HM3 कितना डाइल्यूट, यानी कि खाली उसमें 20% नाइट्रिक एसिड हो और बाकी उसमें डाइल्यूशन के लिए हम पानी यूज करते तो 80% पानी, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 20% केवल एसिड हो और 80% पानी, है ना। तो अपन जो घर में एसिड यूज करते हैं ना, जो बोतल में आता है 10-10 रुपए में जो तुम खरीदते हो, तो इसमें केवल 1 और 1.2% कुछ HCl होता है, बाकी पानी होता है। उतने डाइल्यूट में भी उतना एसिडिक होता है ना। तो वही खेल यहाँ पे। तो 20% में क्या हो रहा है, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो यही बनाएगा। ये अगेन माइनर होगा रिपल्शन के कारण और ये मेजर होगा
नाम आप कर लोगे, मुझे भरोसा है आप पे। अगर किसी को दिक्कत है तो मैं बता दिए देता हूं। ये क्या होगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये पैरानाइट्रोफिनॉल, सिंपल। अच्छा, यहाँ पे अगर हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लें तो अपने को क्या मिलता है, अरे ये तो आप जान गए होंगे कि ये पिक्रिक एसिड है भैया। लेकिन ये ध्यान रखें कि यहां पर ये लोअर यील्ड में मिलेगा और इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है और बनता भी है भैया। भाई ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, बट यहां पर ये लोअर यील्ड में है। अगर अपने को पिक्रिक एसिड गुड यील्ड में चाहिए तो ध्यान रखिए पहले उसका सल्फोनेशन करवाना पड़ेगा और उसके बाद नाइट्रेशन करवाना पड़ेगा, तभी वो गुड यील्ड में मिल सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पिक्रिक एसिड गुड यील्ड में कब बन सकता है और कब नहीं। नेक्स्ट आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, रीमर-टीमन रिएक्शन, जहां पे फिनॉल रिएक्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म से। ये दिख पा रहा है क्या? दिख तो रहा है, जिनको नहीं दिख रहा है वो थोड़ा सुनने का प्रयास करें। कि फिनॉल रिएक्ट करेगा किससे? क्लोरोफॉर्म से। CaCl3, ये तो होता है क्लोरोफॉर्म, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ इस तरह से इंटरमीडिएट बनाएगा, फिर अगेन NaOH से रिएक्ट करेगा, अगेन थोड़ा सा आयनिक फॉर्म में आएगा और फिर यहां पे लास्ट में क्या बनेगा? सैलिसैल्डिहाइड या ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड बोल सकते हो, है ना। एक सैलिसाइक्लिक एसिड था और एक सैलिसैल्डिहाइड है, ठीक है, सैलिसैल्डिहाइड। तो यहां पे अपने को पता चलेगा कि रीमर-टीमन रिएक्शन में क्या होता है, एक तो फिनॉल है, दूसरा क्लोरोफॉर्म है, तीसरा एक्वस NaOH है। ये यहां नहीं, ये यहां पे थोड़ा लिखना ठीक नहीं है, ये हम कहां यूज कर रहे हैं, यहां यूज कर रहे हैं। तो पहले स्टेप में क्लोरोफॉर्म, दूसरे स्टेप में NaOH और तीसरे में H+। क्लियर कि भाई यहां से H+ दे दिया हमने इसको और यहां पे OH और CHO ग्रुप आ गया। क्लियर, फिनॉल, क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में सैलिसैल्डिहाइड हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड। इस रिएक्शन का नाम क्या है? रीमर-टीमन रिएक्शन। ठीक है, भूलने जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आती है मिसलेनियस रिएक्शन में कॉल्बे रिएक्शन। ये भी नेम रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक रीमर-टीमन रिएक्शन। यहां पे क्या है कि फिनॉल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और वहां पे दूसरे स्टेप में CO2 और एसिडिक मीडियम का यूज किया गया है और यहां पे क्या बन रहा है? ऑर्थोसैलिसाइक्लिक एसिड। जैसे वो सैलिसैल्डिहाइड था, ये कौन सा यार, ये O1 वाला ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो सैलिसाइक्लिक एसिड। क्लियर, क्या है? फिनॉल से सैलिसाइक्लिक एसिड कैसे बन रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH। भाई यहां पे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम लोगे तो पोटेशियम आ जाएगा, ये तो एक ही ग्रुप के है ना। अब ये वाले ग्रुप 1 के एलिमेंट है। अब इनमें सभी में इसके पास 3 है, सॉरी एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 11 है, इसका 19 है। किसी में भी देख लो, यहाँ पे 1s2 2s1, यहाँ पे 1s2 2s2 3 2 नहीं, हाँ 2s2 2p6 3s1, यही होगी भाई। 6 और 4 10 और 1 11। पोटेशियम की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो यहाँ पे 2 2 4, 6 और 4 10 और 6 और 2 8, इसका 19 है तो एक और चाहिए, यानी कि 4s1। इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि किसी एक से इंटरमीडिएट बना सकता है। अब सोडियम ले चाहे पोटेशियम ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनकी सबकी वैलेंसी क्या है? 1 1 1, क्योंकि एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। यानी कि यहां पे फिर नेक्स्ट स्टेप पे CO2 और H+ सिलेक्ट करवा के क्या बनाना है? सैलिसाइक्लिक एसिड। मैकेनिज्म देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले तो अपने को क्या करना है? फिनॉल को रिएक्ट करवाना है OH नेगेटिव से, जो कि यहां पे टूटेगा Na+ और OH नेगेटिव, ये दो आयन में टूटेगा NaOH, तो OH नेगेटिव इस पे एक्ट करेगा तो क्या करेगा? इस H+ को लेके ये भाग जाएगा और यहां से डिहाइड्रेशन कर देगा। पहला स्टेप क्या फॉर्मेशन होगी? फिनॉक्साइड आयन। एक बात, अब यहां पे क्या करना है? फिनॉक्साइड आयन से रिएक्ट करवाना है CO2 को। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड,
हाँ जी, इस तरह की बॉन्डिंग होती है इसमें। तो ये क्या कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाला बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ टूट गया नेगेटिव के बाद कुछ, यहां से एक हाइड्रोजन इसने जगह खाली करी, किसको जोड़ा, कार्बन को, और इस वाले बॉन्ड पे ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया। इस स्टेप में क्या हुआ है, 1,2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट। मैं पहले ही बोल रहा हूं, इंटरमीडिएट की मैकेनिज्म हो, चाहे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की, चाहे एलिमिनेशन की, किसी भी तरह की हो, जीओसी का अगर कुछ भी आप छोड़ के आए हो तो हाइड्रोकार्बन समझ नहीं आएगा, और हाइड्रोकार्बन का अगर कुछ छूटा है तो हेलो एल्केन, एल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, अमाइन, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरी वीडियोस को अगर आप देख रहे हो तो शुरू से फॉलो करें, तभी आपको कुछ लाभ है, वरना कोई कुछ नहीं। ठीक, तो यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक आयन, ये वाला तो बॉन्ड टूट गया था ना यहाँ पे, ये वाला, और यहाँ पे आयन बन गया। अब लास्ट वाले स्टेप में H+ आयन यूज करना है एसिडिक मीडियम में और वाटर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये H+ जाके इस OH से, ऑक्सीजन से जुड़ गया, और यहाँ पे क्या बना लिया, ऑर्थो सैलिसाइक्लिक एसिड। फिर से देखते हैं, पहले स्टेप में क्या हुआ, फिनॉक्साइड आयन बना, दूसरे स्टेप में CO2 रिएक्ट करके इंटरमीडिएट बनाया, फिर स्टेबिलिटी के लिए 1,2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट हुआ, उसके बाद एसिडिक मीडियम में हमने H+ दिया, और वहां पे सैलिसाइक्लिक एसिड की फॉर्मेशन हुई। क्लियर? आज के लिए सिर्फ इतना ही, पढ़ते रहें, आगे बढ़े, मेहनत करें।